उर्दू के पेपर में 100% नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 उर्दू का 2026 का एक बहुत ही शानदार टारगेट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। और साथ साथ मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस टारगेट पेपर को कंप्लीट कर लिया तो फिर आपके बेहतरीन नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चले फिर आप सब लोगों की भरपूर डिमांड पर आज हम उर्दू के टारगेट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो ये है आप लोगों के पास क्लास 9 उर्दू का 2026 का टारगेट पेपर, जो कि आप लोगों के पास टोटल 75 नंबर का है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। तो उर्दू के पेपर के अंदर आप लोगों के पास जो सबसे पहला हिस्सा है वो है हिस्सा अलिफ, यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कि एमसीक्यूज। और ये आप लोगों के पास जो हिस्सा अलिफ है ये टोटल 15 नंबर का होता है। जी हाँ, सवाल नंबर 1, मुंदरजा झेल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। और आपने यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए दुरुस्त जवाब को मुंतखब करना है। नोट, हिस्सा अलिफ 15 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा, जिसके कुल नंबर 15 ही होते हैं। एक दुरुस्त जवाब 1 नंबर का होगा। जी हाँ, यहाँ आपको टोटल 15 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि आपके पास 15 ही नंबर के होंगे। और एक अगर आप एमसीक्यूज को ठीक करके आएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब आपके पास सबसे आसान, सबसे इजी तरीके से जो नंबर हासिल करने का ऑप्शन है वो आपके पास है एमसीक्यूज का। क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम के अंदर करेक्ट एमसीक्यूज को कर कर आएंगे तो आपको वहाँ आसानी 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की तैयारी की। तो देखिए, सबसे पहला काम आपने एमसीक्यूज की तैयारी के लिए करना है वो ये है कि आपकी बुक के अंदर हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं आपने उनकी लाजमी तैयारी करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा आपने पास्ट पेपर्स यानी कि जो 10 इयर्स होती है उससे लाजमी तैयारी करनी है, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज वही होते हैं जो कि पास्ट पेपर में आए होते हैं। तो लाजमी पास्ट पेपर से भी तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए चैप्टर का नाम। मतलब उर्दू के पेपर में ज्यादातर एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपकी बुक में ये चैप्टर है तो इसके मुसन्निफ कौन से हैं, या फिर आपके पास ये मुसन्निफ है तो इसका कौन सा चैप्टर है। तो आपके पास ये जो फेरिस्त का पोर्शन है यहाँ पर जो चैप्टर के नाम और मुसन्निफ के नाम है इनकी भी लाजमी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा आपको जहाँ से एमसीक्यूज मिले आपने बस वहाँ से तैयारी करनी है, क्योंकि आप लोग जितने ज्यादा एमसीक्यूज की तैयारी करके जाएंगे एग्जाम में उतने ही चांसेस है कि आपको सारे के सारे एमसीक्यूज आते हो। और अब जरा हम बात करते हैं हिस्सा बे की। तो हिस्सा बे जो है आप लोगों के पास वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात। और आपके पास जो हिस्सा बे होता है वो टोटल 30 नंबर का होता है। जी हाँ, देखें, 15 नंबर के तो हो गए आपके पास एमसीक्यूज, बाकी 30 नंबर का हिस्सा बे, जबकि 30 नंबर का ही होगा हिस्सा जी। तो कुल मिला के 75 यानी कि 75 नंबर हो जाएंगे। ओके, अब देखें, हिस्सा बे जो होगा आपका उसके अंदर आपको दिए जाएंगे टोटल 6 सवाल। जी हाँ, 6 सवाल दिए जाएंगे हिस्सा बे के अंदर। हर सवाल की मार्किंग अलग अलग होंगी, मतलब नंबर्स अलग अलग होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सवाल नंबर 2, यानी कि सवाल नंबर जो 1 था आपके पास वो एमसीक्यूज का था, तो सवाल नंबर 2 आपके पास है, यानी कि हिस्सा बे का पहला ही सवाल है ये। मुंदरजा झेल सवालात में से किसी दो के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। जी हाँ, पहला सवाल ही आप लोगों के पास सवालात का है, लेकिन याद रखें कि आपने सिर्फ कितने करने हैं, 2 सवालात। जी हाँ, तो अब आपने पूरी की पूरी बुक के सवालात को याद नहीं करना है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 सवाल करने हैं। तो आपको जिन सबक का मैं बताऊं बस आप उन्हीं सबक की तैयारी कर लेंगे तो बस सारी 2 सवाल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको दिए कितने सवाल जाएंगे। तो देखें, यहाँ पर आपको दिए जाएंगे टोटल 5 सवाल और आपने करने हैं कोई 2 सवाल। तो आपके पास तकरीबन 3 सवाल की चॉइस होगी, तो ठीक है, इतनी चॉइस आराम से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब जरा बात करते हैं नंबर्स की। तो देखिए, ये आपके पास जो सवाल होंगे ये होंगे 6 नंबर के, यानी कि हम कह सकते हैं 2 सवाल आपने करने हैं तो एक सवाल आपके पास होगा 3 नंबर का। तो 3 और 3 कितने होगा, 6। तो 6 नंबर का आपका है सबसे पहला सवाल, ठीक है। तो 3 नंबर का एक सवाल है, तो ध्यान रखिएगा उसी हिसाब से, मतलब कोई बहुत बड़ा भी नहीं लिखना ना बहुत छोटा लिखना, जो बताया बस वही लिखिएगा। अब आप लोगों ने किन सबक के सवालात की तैयारी करके जानी है जरा उनको देखिए। तो सबसे पहला आपके पास है नजरिए पाकिस्तान, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा कुछ वर्ग तारीख से, कौमी हमदर्दी और सियाना बादशाह। तो ये आपके पास कुछ चैप्टर है, इन्हीं के बस सवालात की तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बासानी आप लोग 2 सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है।
और बाकी पूरी बुक के सवाल याद नहीं करना, बस इन्हीं चैप्टर के कर ले तो बहुत हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, जो कि आपके पास है मुंदरज झेल में से किसी एक सबक का मरकजी ख्याल या खुलासा मुसन्निफ के हवाले के साथ तहरीर कीजिए। जी हाँ, अब आपको दिए जाएंगे यहाँ पे कुछ सबक, ठीक है, और आपने करना क्या है, किसी एक सबक का आपने करना है या तो मरकजी ख्याल या फिर खुलासा, मतलब दोनों में से कोई एक करना आपके ऊपर है, आप जो करना चाहें, ठीक है, या तो आप मरकजी ख्याल कर लें या फिर आप खुलासा कर लें। लेकिन याद रखिएगा साथ में आपने मुसन्निफ का हवाला भी देना है। मतलब आपको पता है आपकी जो उर्दू की बुक है उसके अंदर सबक को स्टार्ट करने से पहले ही आपको मुसन्निफ का तारुफ दिया गया है, तो आपने लाजमी मुसन्निफ का तारुफ यानी कि मुसन्निफ का जो हवाला है वो याद करना है, ठीक है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं आपको कहूँगी कि आप सबक का खुलासा याद कर लें, ठीक है, क्योंकि सबक का खुलासा याद करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर्स की, तो देखिए तो आपके पास जो सवाल नंबर 3 होता है वो टोटल 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का ही आपके पास सवाल है। अब बात करते हैं कि आपने किन-किन सबक की तैयारी करके जानी है, तो सबसे पहला आपके पास है उम्मीद की खुशी, इसके अलावा दूसरे नंबर पे है कौमी हमदर्दी, इसके अलावा सियाना बादशाह और नजरिया पाकिस्तान। तो ये आपके पास है कुछ सबक जिनके मरकज़ी ख्याल या खुलासे की आप तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस अगर आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी टारगेट पेपर को कर लेते हैं तो आपको फिर किसी और टारगेट पेपर को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो इसी टारगेट पेपर के अंदर से आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर बस बगैर वो ज़ाया किए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अब ज़रा हम बात करते हैं हिस्सा बे के सवाल नंबर 4 की, जो कि आपके पास है मुंदरज झेल में से किसी एक नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल शायर के हवाले के साथ तहरीर कीजिए। जी हाँ, ऊपर देखिए, ऊपर आपको सबक का खुलासा कहा था, नीचे आपको नज़म का कहा है। मतलब यहाँ पर जो भी आपको दी जाएंगी वो नज़में होंगी और आपसे कहा जाएगा या तो आप नज़म का खुलासा करें या फिर आप करें मरकज़ी ख्याल, इन दोनों में से कोई एक करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है नज़मों के शायर होते हैं, तो साथ में आपने शायर का हवाला भी देना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें, ठीक है। और ये सवाल भी आपके पास होगा 5 नंबर का, तो मैं आपको 7-7 नंबर भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया होगा कितने नंबर है, तो आपने कितना बड़ा लिखना है या कैसे लिखना है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप नज़म का खुलासा नहीं लिखें, आप लिखें नज़म का मरकज़ी ख्याल। नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चाहें तो आप सबक का भी मरकज़ी ख्याल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा होगा, फिर आपको आसानी हो जाएगी याद करने में, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब आपने किन-किन नज़मों की तैयारी करके जानी है। पहली आपके पास है गर्मी की शिद्दत, दूसरी है सरे राहे शहादत, बरसात का तमाशा, जीवे जीवे पाकिस्तान। तो ये आपके पास कुछ नज़में हैं, बस आप इन्हीं की तैयारी कर लें, इंशाल्लाह मरकज़ी ख्याल का सवाल भी बेहतरीन अंदाज में आप करके आएंगे। अच्छा, अब एक काम, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो आप जो मरकज़ी ख्याल लिखेंगे तो कम से कम आपका आधे पेज का लाजमी होना चाहिए, ठीक है। लाजमी तौर पर आपने आधे पेज का मरकज़ी ख्याल लिखना है। और एक और बात ये कि जब भी आप मरकज़ी ख्याल लिख लेंगे उसके बाद आपने एक शेर लाजमी लिखना है। मिसाल के तौर पे आप गर्मी की शिद्दत का मरकज़ी ख्याल कर रहे हैं, अगर आप गर्मी की शिद्दत का मरकज़ी ख्याल लिख रहे हैं, जब आप मरकज़ी ख्याल लिख लेंगे तो आपने गर्मी की शिद्दत से कोई एक शेर लिखना है, ये नहीं कि अपने पास से जो आप नज़म करेंगे उसी का कोई शेर लिखना है लास्ट में, ठीक है। इससे दरअसल चेकर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चा जो है वो पढ़ कर आया तो लाजमी एक शेर लिखेगा इन्हीं में से, मतलब जो भी आप करेंगे। चाहे आप जीवे जीवे पाकिस्तान करें तो इसका शेर लिख दें, बरसात का तमाशा है तो इसका लिख दें, तो जो कर रहे हैं उसका लिखिएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास जो सवाल नंबर 5 है वो है मुंदरज झेल में से 2 शेरी इस्तिलाहात की तारीफ मिसालों के साथ कीजिए। जी हाँ, अब यहाँ पर ना आपको कुछ शेरी इस्तिलाहात दी जाएंगे और आपने उनकी तारीफ करनी है, वो भी मिसालों के साथ, मतलब मिसालें भी देनी है, ठीक है। और ये सवाल आपके पास टोटल 6 नंबर का होगा और करनी कितनी है, 2 शेरी इस्तिलाहात, यानी कि एक आपके पास शेरी इस्तिलाहात होगी 3 नंबर की और दूसरी भी 3 नंबर की, तो कुल मिला के आपके पास ये 6 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन-किन इस्तिलाहात की तारीफ करके जानी है। तो सबसे पहले आपके पास है तखल्लुस, रदीफ, मक्ता, मसनवी, मखमस, तशबीह, बंद, किनाया और सिफ्ते तजाद। तो ये आपके पास कुछ हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपका शेरी इस्तिलाहात का पोर्शन भी बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इस सवाल में चॉइस है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जी हाँ, मतलब सवाल नंबर 5 में आपके पास चॉइस आती, या तो आप ये शेरी इस्तिलाहात करें या फिर आप ये नीचे वाला करें। अब जरा देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास है मुंदरज झेल में से किसी 2 असनाफ़े अदब की तारीफ कीजिए। अब यहाँ पर आपको किसी 2 असनाफ़े अदब की तारीफ करनी है, ठीक है। अब ये
देखिए, करनी तो आपने ऊपर भी 2 शेर इस्तिलाहात की तारीफ़ है, करनी नीचे भी 2 ही है। मतलब यहाँ पर भी 3 और 3 का ही मामला चल रहा है, 3 नंबर की 1 है, कोई असनाफ़ अदब, ठीक है? तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप शेर इस्तिलाहात करें या फिर आप असनाफ़ अदब करें। लेकिन मैं अभी बता रही हूँ, अभी से डिसाइड कर लें कि आपने इन दोनों में से कौन-से सवाल को अटेम्प्ट करके जाना है। ये नहीं कि उस वक़्त बैठ के सोचा अच्छा ये करूँ या ये करूँ, नहीं ऐसा-वैसा नहीं करना है। अभी से डिसाइड कर लें और फिर उसी की तैयारी करें, ठीक है? तो आपके ऊपर है, आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है? तो अगर आप असनाफ़ अदब की तैयारी करेंगे तो आपने किन-किन की करनी है? सबसे पहला आपके पास है अफ़साना, ड्रामा, आप बीती, नॉवेल, तख़ल्लुस, ग़ज़ल, मरसिया, मज़मून, ठीक है? तो ये आपके पास कुछ असनाफ़ अदब है, अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह असनाफ़ अदब का पोर्शन भी आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा सवाल नंबर 5 में या है यानी कि चॉइस। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है? अब ज़रा बात करते हैं हम सवाल नंबर 6 की। अब ज़रा देखें, सवाल नंबर जो 6 आपके पास है उसमें 2 पोर्शन है यानी कि अलिफ और बे, तभी मैंने ये रेड पेन से हाइलाइट किया है ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आए। देखिए ये अलिफ और ये आपके पास बे है, ठीक है? आपने दोनों को ही अटेम्प्ट करना है। तो सवाल नंबर 6 का अलिफ जो है पोर्शन वो आपके पास क्या है? मुंदरजा ज़ेल में से किसी 2 की तारीफ़ मिसालों के साथ कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी जाएँगी और आपने उनकी तारीफ़ करनी है, साथ में मिसालें भी देनी है। और ये सवाल आपके पास है 4 नंबर का, यानी कि एक तारीफ़ होगी 2 नंबर की और दूसरी भी 2 नंबर की, ठीक है? तो इनमें आप किन-किन की तैयारी करेंगे? जैसे कि फ़ाका, लाहिका, इस्म मुस्सग़िर, मुरक्कब ताम, जुमले फ़ेलिया, जुमले इस्मिया, इस्म मुकब्बर और रोज़मर्रा, ठीक है? तो ये कुछ आपके पास नाम है जिनकी आपने तारीफ़ें याद करके जानी है, ठीक है? अब एक बात, जैसे कि सवाल नंबर 5 में चॉइस है, इसमें भी सवाल नंबर 6 में अलिफ के साथ आपको याद देखने को नज़र आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी चॉइस है। अब आपके ऊपर है, आप या तो ये तारीफ़ें करें, ठीक है? या फिर आप ये वाला करें। अब देखिए ये क्या है? मुंदरज ज़ेल में से साबके और लाहिके अलग-अलग कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर होगा क्या, आपको कुछ साबके और कुछ लाहिके दिए जाएँगे, ठीक है? अब साबके लाहिके क्या? वही जो आप लोगों ने बचपन से पढ़े हैं। जैसे कि नापसंद, नामालूम, मतलब आपको कुछ लफ्ज़ दिया जाएगा, या तो आपने उसके आगे या उसके पीछे कुछ ना कुछ लगाना होता है, ठीक है? अब देखिए आपने करना क्या है? अब ज़रा ना इस सवाल को थोड़ा-सा अलग भी कर सकते हैं एग्ज़ामिनर। मसलन मुंदरज ज़ेल में से साबके और लाहिके अलग-अलग कीजिए। मतलब यहाँ पर ना या तो आपको वो कहेगा अलग-अलग करने को, कुछ अल्फाज देगा और आपने इस तरह लाइन डाल के इधर लिखना है साबके और इधर लिखना है लाहिके, ठीक है? और फिर अलग-अलग करके बता देना उन्हें। और या फिर वो आपको कह सकता है, कुछ अल्फाज देगा और आपसे कहे कि इनके साबके या लाहिके बना दें, तो ये भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये साबके और लाहिके इतने आसान तरीन होते हैं ना कि बच्चा-बच्चा कर लेता है। तो अब आपके ऊपर है, अब आप या तो सवाल नंबर 6 का अलिफ में तारीफ़ें करें या फिर आप करें साबके और लाहिके, ठीक है? अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ या अगर आप चाहें कि मैं आपको कहूँ कि आपने कौन से करना है, तो आप कर लें साबके लाहिके, ठीक है? इंतहाई आसान तरीन है, झटपट से एक ही बारी में आराम से याद हो जाएँगे, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत आसान होते हैं, ठीक है? तो आपके लिए बेहतर है कि आप तारीफ़ें छोड़कर, क्योंकि तारीफ़ें थोड़ी-सी ज़्यादा हैं और थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं, ठीक है? तो आप ये साबके और लाहिके कर लें। अगर एग्ज़ामिनर आपको अलग-अलग करने को देता है तब भी आप आराम से कर लेंगे, और अगर आपको बनाने को कहता है तब तो और ज़्यादा आसान तरीन है, ठीक है? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सवाल नंबर 6 में अलिफ के साथ आप या वाला पोर्शन अटेम्प्ट करें, ठीक है? तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप कहेंगे तो मैं साबके और लाहिके पर एक अलग वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है? अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 के बे की, ठीक है? अब है तो ये भी सवाल नंबर 6, लेकिन ये बे पार्ट है, इसमें कोई चॉइस नहीं, ये आपने लाज़मी करना है। चलो कोई मसला नहीं, आप आराम से कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये सवाल ही इतना आसान है। जी हाँ, मुंदरज ज़ेल में से किसी 4 अल्फाज़ व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, आप जुमले बना रहे हैं ना, वही काम यहाँ पे आपको करना है, ठीक है? ये सवाल आपके पास है 4 नंबर का, और आपको यहाँ पर कोई 4 ही अल्फाज या फिर मुहावरे दिए जाएँगे और आपने उनके जुमले बनाने हैं। मतलब एक मुहावरा यहाँ पे 1 नंबर का होगा, ठीक है? और साहब के लायके का भी यही काम है, 4 नंबर के 1 नंबर का, 1 साहब का लायका होगा, ओके? तो देखिए अब करना क्या है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके पास अल्फाज या मुहावरात जो होंगे वो कौन-कौन से होंगे, कैसे होंगे, तो देखें बहुत ही आसान तरीन है। आप जुमले नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मल अल्फाज भी दे सकते हैं या फिर मुहावरा दे देंगे। जैसे कि आप लोग वो बोलते भी रोज़मर्रा कि भैंस के आगे बीन बजाना, लट्टू होना, सब्ज़ बाग दिखाना, नाम बेचना, खुशनूदी, मतलब छोटे-छोटे से कुछ जुमले, कुछ अल्फाज दे देंगे और आपने उनके जुमले बनाने हैं, ठीक है? ये भी सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये आप करें कहाँ से? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पास्ट पेपर से करें, 10 वगैरह से, या फिर जहाँ से आपको मिले कर लें। अगर इसकी तैयारी नहीं भी करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि जुमले हैं तो ये हर कोई बना लेता है, ठीक है? बहुत आसान से होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं और वो कंफ्यूज़ है कि क्या वो मेरे टारगेट पेपर को फ़ॉलो करेंगे या नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपको मेरे चैनल के ऊपर पिछले साल के टारगेट पेपर भी मिल जाएँगे।
जिनको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल जो है वो मेरे टारगेट पेपर कितने परसेंट हिट हुए हैं, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो और आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर तैयारी कर सकें। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि मेरी इस वीडियो को उस वक्त देख रहे हैं जब एग्जाम बहुत करीब है और वो परेशान है कि वो इतने बड़े टारगेट पेपर को कैसे करें, तो आपको मैं बताती चलूं कि मैंने आप लोगों के लिए क्लास 9 उर्दू के टारगेट पेपर का एक शॉर्ट वर्जन भी बनाया है, लेकिन ये पेड वर्जन होगा। और इस शॉर्ट वर्जन के अंदर मैं हर चीज यानी कि हर सवाल को शॉर्ट कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप बस वो याद करें जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और साथ साथ मैं उसके अंदर ये मुहावरात वाले सवाल को भी ऐड कर दूंगी। तो अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या मैं कमेंट पिन कर दूंगी, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ, जो कि आपके पास है तफसीली जवाब के सवालात। और पूरा का पूरा हिस्सा जीम आपके पास होता है टोटल 30 नंबर का। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको दिए जाएंगे टोटल 4 सवाल जिनको आपने सॉल्व करना है। तो हिस्सा जीम का जो सबसे पहला सवाल है वो आपके पास है, सियाको सबाक के हवाले के साथ मुंदरजा ज़ेल इबारत की तशरीह सलीस और बा मुहावरा जबान में कीजिए। अब ये जो सवाल है ये आपके पास है टोटल 8 नंबर का। अब देखिए इस सवाल में ना होगा क्या, उन सबक के अंदर से आपको कोई भी 3 से 4 लाइनें दी जाएंगी जिनकी आपने तशरीह करनी है। जी हाँ, ये किसी भी सबक से आ सकते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। बस वो जो आपको 3 से 4 लाइनें दी जाएंगी आपने उनकी तशरीह करनी है, बहुत ही आसान जबान में या नॉर्मल जबान में तशरीह करनी है। और साथ में आपने सियाको सबक का हवाला भी देना है, ठीक है। और ये सवाल होगा आपके पास 8 नंबर का। जी हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन सबक की तैयारी करके जानी है। तो सबसे पहला है रिश्ता नाता, दूसरे नंबर पे है बूढ़ी काकी, नाम दियो माली और ऊ। तो ये कुछ सबक आपके पास है जिनकी अगर आप इबारत की तशरीह याद करके जाएंगे तो बआसानी इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन इस सवाल में भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी। जी हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, या तो आप करें ये सवाल या फिर आप करें ये वाला। ये क्या है, सियाको सबाक के हवाले के साथ मुंदरजा झेल में से किसी 2 जुमलों की तशरीह कीजिए। देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको क्या कहा, 3 से 4 लाइनें दी जाएंगी या फिर 2 से 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे जुमले, मतलब यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 4 जुमले और आपने उनमें से किसी 2 जुमलों की तशरीह करनी है। जैसे कि जुमला आपके पास है, रिश्ता एक खुदाई पेबंद है कि टूट नहीं सकता, तो बस ये एक लाइन होगी। तो इसी तरह आपको कुछ जुमले दिए जाएंगे और आपने उनमें से किसी 2 जुमलों की तशरीह करनी है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, या तो आप ये एक इबारत की तशरीह कर ले जिसमें से 3 से 4 लाइनें दी जाएंगी, या फिर आप किसी 2 जुमलों की तशरीह कर ले, क्योंकि दोनों सवाल हैं 8 नंबर के, लेकिन करना इन दोनों में से आपने कोई एक ही है। तो आप अभी से डिसाइड कर लें कि आप क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप किन किन सबक की तैयारी करके जाएं। तो सबसे पहला है इखलाके नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौमी हमदर्दी, उम्मीद की खुशी और नजरिए पाकिस्तान। तो अगर आप इन सबक की तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह बआसानी आप इन जुमलों की तशरीह भी कर सकेंगे। लेकिन अब मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, बाकी मर्जी देखिए आपकी है। अगर आप करेंगे इबारत की तशरीह तो इबारत में आपके पास चॉइस नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ कोई 3 से 4 लाइनें और उन्हीं की करनी है आपने तशरीह, मतलब कोई चॉइस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको 4 क्योंकि जुमले दिए जाएंगे और आपने 2 करने, तो यहाँ पे आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा कि अगर आप 3 से 4 लाइनें वाले सवाल को करेंगे तो इसके अंदर तकरीबन आपको 1 पेज तो लाजमी लिखना होगा। लेकिन अगर आप इन्हें करेंगे, क्योंकि ये 2 जुमलों की तशरीह करें, तो आप इन्हें थोड़ा छोटा भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये आप पर है कि आप जोन से करना चाहें, जो आपको इजी लगे आप वो कर लीजिए। बहरहाल करना कोई एक ही, दोनों मत करके आ जाइएगा। तो पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है उर्दू के अंदर, और उर्दू के पेपर पैटर्न के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने जस्ट सिर्फ उर्दू के पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है और मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है कि कैसे करना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मेरी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं सवाल नंबर 8 की, जो कि आपके पास है, अपने दोस्त के नाम है खत लिखे। जी हाँ, अब आपको यहाँ पर खत लिखना है और ये जो खत आपके पास है टोटल 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा खत होता है। अच्छा, खत के अंदर भी ना आपको चॉइस दी जाती है, या तो आप करें खत या फिर आप करें मरासला। देखिए आपको या लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब खत में चॉइस है, ठीक है। किसी अखबार के मुदीर के नाम मरासला लिखें, यहाँ पर आपको किसी अखबार के मुदीर के नाम मरासला लिखना होता है, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, आप खत करना चाहें या फिर मरासला। मैं आपको दोनों के टॉपिक बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम खत की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप करें खत, क्योंकि आप नॉर्मली बचपन से खत करते हुए आ रहे हैं, मरासला वगैरह इतना ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होगा,
तो खत को करना ज्यादा इजी है क्योंकि खत के अंदर टॉपिक सिमिलर है और इसमें स्टार्टिंग और दी एंड भी सेम होता है, तो खत को करना ज्यादा आसान होता है मरासले के मुकाबले में। बहरहाल बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जरा हम टॉपिक्स देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम खत के टॉपिक्स को डिस्कस करें तो आपके पास है तालीम की अहमियत पर रोशनी डालें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है खत लिखे जिसमें ऐसी किताब का तस्करा हो जिसे आपने पढ़ा और पसंद किया हो। इसके अलावा एक खत लिखे कराची में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तलबा क्या कर सकते हैं और तलबा की जिम्मेदारियां, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट आपके पास है अपने दोस्त के नाम खत लिखे जिसमें आप उसे मोबाइल फोन के नुकसानात से आगाह करते हुए वक्त की कदर कीमत का एहसास दिलाएं और पाबंदी वक्त की तलकीन करें। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं खत के लिए, तो अगर आप इन्हीं की तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा और बेहतरीन नंबर आप लोग बआसानी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मरासले क्यों करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। सबसे पहला आपके पास है पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार और मसले के हल के लिए तजावीज, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है पाकिस्तान में पानी की किल्लत के हवाले से तशवीश का इजहार और मसले के हल के लिए तजावीज, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट है जिसमें सड़कों की टूट फूट और ट्रैफिक की बेकायदगियों से मुतल्लिक मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाएं। वैसे सारे टॉपिक्स ही बहुत आसान है। और लास्ट आपके पास है पाकिस्तान में बिजली और गैस की कमी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए चंद तजावीज दीजिए। तो ये आप लोगों के पास मरासले के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी अगर आप तैयारी कर लेंगे तो बआसानी आप इस सवाल को भी अटेम्प्ट करके आएंगे और 6 नंबर पूरे के पूरे हासिल करके आएंगे। और मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उर्दू के पेपर का मैंने एक शॉर्ट वर्जन भी बनाया है जिसमें मैंने हर चीज को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 9 की, जो कि आपके पास है मुंदरजा झेल अशआर में से किसी दो की तशरीह शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है। अब आपको ना यहाँ पर कोई 4 शेर दिए जाएंगे और आपने किसी 2 शेर की तशरीह करनी है। जी हाँ, ये जो शेर है गजलों के पोर्शन में से दिए जाएंगे। पिछली दफा क्योंकि जाहिर बात है रिड्यूस हुआ था सिलेबस, तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही गजलें ऐड की गई थी, तो फिर देने तो 4 अशआर थे, तो एग्जामिनर ने ना नज़म के पोर्शन में से भी दे दिए थे। लेकिन बहरहाल ये कभी भी अशआर जो है नज़मों के पोर्शन से नहीं बल्कि गजलों के पोर्शन में से आते हैं। आपकी बुक के अंदर गजल का पोर्शन अलग किया गया ना, वहीं से ये अशआर आएंगे, ठीक है। एग्जामिनर 4 अशआर देगा और आपने किसी 2 अशआर की तशरीह करनी है और साथ में आपने शायर का मुख्तसर सा तारुफ भी देना है। और ये जो अशआर की तशरीह है ये 6 नंबर की, यानी कि एक अशआर की तशरीह 3 नंबर की आपके पास होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा काम है ये, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब आपने याद किन किन की करके जानी है। सबसे पहले आपके पास है मीर तकी मीर, बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब और हसरत मोहानी। तो ये कुछ आपके पास शायर है, बस इन्हीं की अगर आप अशार की तशरीह कर लेंगे तो आसानी आप अशार की तशरीह के पोर्शन को भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस सवाल में भी चॉइस आती है। जी हाँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। या तो ये आप अशार की तशरीह करें या फिर आप करें नज़म के उन्वान और शायर के हवाले के साथ मुंदरजा झेल जुज़ की तशरीह कीजिए। यहाँ पर आपको जुज़ की तशरीह करनी होगी, मतलब असल में यहाँ जो शेर दिया होगा ना वो थोड़ा बड़ा शेर होगा आपके पास और एक ही होगा। वहाँ तो आपके 4 में से कोई 2 करने हैं ना, यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, एक ही देंगे और वही आपको करना है। ये भी आपको नज़्मों के पोर्शन से देंगे, साथ में इसमें भी आपने शायर का हवाला देना है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं हमद, गर्मी की शिद्दत, बरसात का तमाशा और दुनियाए इस्लाम। देखिए वहाँ पर आपको जो शेर दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे गजलों के पोर्शन से, जबकि यहाँ आपको दिए जाएंगे नज़्मों के पोर्शन से। तो नज़्मों के पोर्शन में से किसी भी नज़्म का आपको कोई जुज़ दे देंगे और आपको तशरीह करने का कहा जाएगा। तो ये दोनों तो हैं 6-6 नंबर के, बट आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों में से कोई एक करें। अब अगर आपको मैं सजेस्ट करूं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप करें गजलों की तशरीह, जी हाँ अशआर की तशरीह। ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि देखिए इसमें आपको चॉइस है और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन नज़्मों का मसला ये होता है कि ये एक ही होगी बगैर चॉइस की, तो इसमें थोड़ा सा मसला हो जाएगा, किस कहीं से भी आ सकती है और कोई चॉइस भी नहीं है। तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप करें अशआर की तशरीह गजलों के पोर्शन से। अच्छा, अब आपको मसला ये होगा इतने सारे शायरों के शेर दिए जाएंगे तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताती हूँ। देखें अगर हम बात करें मीर तकी मीर की गजल की, तो अगर आप मीर तकी मीर की गजल को देखेंगे तो देखें उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, चले। मतलब देखिए दूसरी लाइन के लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, चले। इसी तरह दूसरे शेर की भी दूसरी लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, चले। तो इस अहद को आप वफा कर चले। तीसरे में देखिए हमें आपसे भी जुदा कर चले। चौथे में हके बंदगी हम अदा कर चले। और लास्ट जहां में तुम आए थे क्या कर चले।
तो मतलब मीर तकी मीर की गजल के आखिर में आता है चले। तो अगर आप सिर्फ ये चले याद कर लेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो फिर आप लोग बहुत सारे शेरों में भी बासानी मीर तकी मीर के शेर को पहचान लेंगे। तो इस तरीके से याद रखते हैं। असल में ये जो आखिरी लफ्ज होता है ना, इसे रदीफ कहते हैं। और जब इंसान रदीफ को याद कर लेते हैं ना, तो फिर उसको मसला नहीं होता, वो शेर को देख के पहचान लेते हैं कि किस शायर का शेर है। इसी तरह अगर हम गालिब की गजल को देखें तो देखें गालिब की गजल के आखिर में देखें क्या आ रहा है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, मतलब क्या है, वो भी सवाली निशान के साथ। इसी तरह से शेर की दूसरी लाइन में देखें, हमारी जेब को हम हाजते रफू क्या है। तो क्या आ रहा है, क्या है। तीसरे में भी क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। मतलब गालिब की गजल के आखिर में आता है क्या है, वो भी सवालिया निशान के साथ। तो बस ये याद कर लें, कहीं से भी आपको ये पता चल जाएगा ये गालिब की गजल। इसी तरह अब आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि बहादुर शाह जफर और हसरत मोहन की गजल के आखिर में क्या आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे शेरों में बासानी शेर को पहचान लेंगे कि किस शायर का शेर है, क्योंकि साथ में तारुफ भी तो आपने देना है। और अब जरा हम बढ़ते हैं आखिरी सवाल पर, यानी कि सवाल नंबर 10। जी हाँ, ये आखिरी सवाल है आप लोगों के पास, जो कि है मुंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक पर कम अज कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मजमून लिखें। अब यहाँ पर आपको एक मजमून लिखना है जो कि होना चाहिए 2 सफ़ों पर मुश्तमिल, और ये मजमून होगा आपके पास तकरीबन 10 नंबर का। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास ये 10 नंबर हैं। तो अब ज़रा बात करते हैं कि आपने किन-किन टॉपिक्स की तैयारी करके जानी है। तो सबसे पहला आपके पास है शजरकारी की अहमियत, दूसरा है एक मुस्लिम हुर्म की पासबानी के लिए, नेक्स्ट है मेरी जिंदगी का एक यादगार वाकया, कुतुब खानों की अहमियत व अफादियत, अगर मैं वजीर तालीम होता या होती, मेरी पसंदीदा शख्सियत। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके पास, बस अगर आप इन्हीं मजमून की तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा और आप बासानी मजमून के पोर्शन को अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके अलावा इस सवाल में भी चॉइस होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा नजर रखा करें। ओके, या तो आप ये मजबून करें या फिर आप क्या करें, किसी एक शख्सियत के हालाते जिंदगी और अदबी कारनामे बयान करें। अब यहाँ पे आपको कोई 2 शख्सियत दी जाएंगे और आपने किसी एक की हालाते जिंदगी के बारे में बताना है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस सवाल को करें, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में अच्छा लगता है, ठीक है। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्मल मजमून कर ले, वही आपके लिए बेहतर है। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए टॉपिक्स लिख दिए हैं, जैसे कि आपके पास है मौलवी अब्दुल हक, मीर तकी मीर और शिबली नोमानी। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके पास हैं, अगर आप इन्हीं शख्सियत की हालात ज़िंदगी के बारे में याद कर लेंगे तो ये इनफ हो जाएगा, आप बआसानी अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन वही बात है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको करें, आपके लिए बेहतर है आप मजमून को अटेम्प्ट करके आएँ। तो ये था आप लोगों के पास पूरा का पूरा क्लास 9 उर्दू का टारगेट पेपर, और मैं बता चुकी हूँ इसका शॉर्ट वर्जन भी आपको आराम से मिल जाएगा, बस मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके बाकी के सब्जेक्ट के टारगेट पेपर को भी जल्दी अपलोड करूं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के बाकी के सब्जेक्ट के टारगेट पेपर को अपलोड करूंगी।